ब्लैकमेलर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो मुलजिम होते हैं वो बाहर आके दोबारा उस विक्टिम को परेशान करते हैं, हरास करते हैं। पहले इंक्वायरी होती है तो उसकी कोशिश होती है कि पहले उसका डाटा रिमूव हो जाए। यहाँ पे इस किस्म के केसेस भी देखने को आए जहाँ पे एक्स हस्बैंड जो है वो एक्स वाइफ को ब्लैकमेल कर रहा है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड को कर रही है। कि सोशल मीडिया पे लोग स्ट्रेंजर्स के ऊपर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स किसी से ऐसा डाटा मंगवा रहा है ना तो वो उसको मिसयूज करने के बारे में भी कहीं ना कहीं सोच रखेगा। ये याद रखिएगा, एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। वो एट द एंड ऑफ द डे पकड़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग विद प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, हमने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं और स्पेशली वो कि जिनमें लड़कियों की तस्वीरें बगैर इजाज़त के फ़ेक अकाउंट में यूज़ की जाती हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से हमने दावत दी है एडवोकेट हाई कोर्ट और साइबर लॉ एक्सपर्ट ज़ैन कुरैशी साहब को। तो आइए मिलते हैं ज़ैन कुरैशी साहब से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम बगैर इजाज़त के किसी लड़की की पिक्चर अपने या किसी फेक अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाते हैं तो क्या ये जुर्म समझा जाता है, और अगर है तो इसकी रिपोर्ट कैसे किया जाए? देखिए, लॉ जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है जो इस किस्म के मैटर्स के साथ डील आउट करता है। आपके दो बेसिकली सवाल हैं, एक सवाल के अंदर मैं दोनों को एड्रेस करूंगा कि जिसमें आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि फ़ेक अकाउंट तैयार करते हैं। अगर हम फेक अकाउंट की बात करें तो अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, इस ऑफेंस को अलहदा डिस्क्राइब किया गया, बताया गया लॉ के अंदर। सेक्शन 16 है जो इससे डील आउट करता है। और अगर हम देखें तो साइबर क्रिमिनल जो होता है वो आम तौर पे अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखता है, और इसीलिए लॉ में सेक्शन 16 जो अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में बताता है, जिसकी सज़ा 3 साल है। और उसके बाद जो आइडेंटिटी का मिसयूज़ होने के बाद जो अगला काम जो होता है, या फिर वो फेक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, या फिर वो खातून की या किसी मेल की जो है नाजेबा तस्वीर को लगा दिया जाता है। तो नाजेबा तस्वीरों के हवाले से, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के हवाले से जो सेक्शन है लॉ के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 21 है, ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसमें कोई शख्स किसी शख्स की नाजेबा तस्वीर तैयार करके उसको किसी शख्स को भेजता है, वायरल करता है, पब्लिकली एग्जिबिट करता है, डिस्प्ले करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसके हवाले से लॉ में बताया गया है कि उसकी सज़ा जो है वो 5 साल है। और ये जो दोनों सेक्शंस जिनका जिक्र किया गया, ये बेसिकली सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स हैं। सर, ये सारा प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं इसके लिए लॉयर का होना लाजमी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन चूँकि साइबर अवेयरनेस के हवाले से हमने ये देखा है कि बहुत कम पाई जाती है। और जब आपके पास बुनियादी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि एक क्राइम आपके साथ हुआ है, आप ये जानना चाहते हैं कि ये साइबर क्राइम है या एक आम क्राइम आपके साथ कमिट हो गया, आपने कौन सी जुरिस्डिक्शन को अवेल करना है, आपने कौन सी रेमेडी को अवेल करना है, उसमें बुनियादी तौर पे आप एक एडवाइस के तौर पे तो ज़रूर आप ओपिनियन किसी से ले सकते हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि इसमें सिर्फ बताने की बात यह है कि अगर किसी शख्स के साथ साइबर क्राइम कमिट हो गया तो उस ऑफेंस को, उस क्राइम को रिपोर्ट करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर ही वो क्राइम जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा, और जो भी उस मुतलका शहर के अंदर अवेलेबल है। जो एक बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है या एक अवेयरनेस दी जा सकती है, वो ये है कि फ़ौरी तौर पे अपने क्राइम को रिपोर्ट करें। कोई भी शख्स जो है जो इसका विक्टिम है, मैं बीइंग ए लॉयर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कभी भी ऐसा क्राइम हो, चाहे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, चाहे आपके साथ सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हो गया, तो उसमें कोशिश करें फ़ौरी तौर पर, अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जो एविडेंसेस होते हैं, चूँकि ये सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो होता है, ये सारे मैटर्स होते हैं, जब आप फौरी रिपोर्ट नहीं करते, बाज़ औक़ात वो अकाउंट्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात वो नंबर्स जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात एविडेंस जो होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसको रिपोर्ट फौरी तौर पे करें। सर, कुछ लोग अक्सर ब्लैकमेलर के ब्लैकमेल करने पे उनकी बातों में आ जाते हैं, तो क्या उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इस बात पे कि वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन ना ले? देखिए, मैं इसमें समझता हूँ कि कभी भी ऐसे शख्स के साथ जो ब्लैकमेलर हो, उस ब्लैकमेलर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही उससे मज़ीद ब्लैकमेल होना चाहिए। होता ही है कि आम तौर पे ये देखा गया है कि इस तरह के केसेस के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जब आप इस तरह के क्रिमिनल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आप उनको एंड तक अपने केस को नहीं लेकर जाते, तो उससे 2 तरह के नुकसान हो जाते हैं। एक तो वो इस तरह के जो मुलजिम होते हैं वो बाहर आके दोबारा उस विक्टिम को परेशान करते हैं, हरास करते हैं,
फिर जो बाकी लोग होते हैं सोसाइटी के, वो उनके लिए भी ख़तरा हो जाते हैं और उनमें से भी वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता होता है कि लॉ चूँकि हमारे बारे में कुछ नहीं कर सका या हमें कोई सज़ा नहीं हो सकी, तो हम क्यों ना ये दोबारा आके अपना एक्ट रिपीट करें। तो इसमें बुनियादी तौर पे अवेयरनेस ये है कि कभी भी कोई शख्स अगर ब्लैकमेल हो रहा है, अगर उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने का इत्तेफाक हुआ और अदालतों में जब हमें देखने को मिले, जहाँ पे ये देखा जाता है कि लोगों को जब विक्टिमाइज़ किया जा रहा होता है किसी साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से, तो वहाँ पे वो उसको रिपोर्ट करने की बजाय आम तौर पे शुरू में वो उसको पैसे देकर अपनी जान को छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते, वो पैसे भी लेते रहते हैं, वो ब्लैकमेल भी करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विक्टिमाइजेशन की वजह से या तो मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो लोगों को नहीं ये बता पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो मज़ीद ब्लैकमेल होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, उनके कैरियर ख़राब हो जाते हैं। फौरी तौर पे देखें, मेरा इसमें हमेशा ये कहना है, फौरी तौर पे रिपोर्ट करें, ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। जो केस आपका रजिस्टर हो चुका है उसको फिर आप एंड तक फॉलो करें। ये मत करें कि आप अदालत में आके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, फैमिली प्रेशर्स में आ जाएं। मैं आपको एक लॉयर होने के नाते जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो हमने केसेस में देखा, वो ये था कि बाज़ औक़ात लोग ओपिनियन नहीं लेते, एडवाइस नहीं लेते, और फौरी तौर पे क्या करते हैं कि वो किसी भी मैटर में जो ही प्रेशर आता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, वो फौरी तौर पे सेटल कर लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे वो चीज़ें दोबारा रिपीट होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। सही। सर, कुछ लोग तो डरते भी हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, तो इस हवाले से क्या हम छुपा सकते हैं उसको? देखिए, बात यह है कि चूँकि कानून के अंदर जो है वो आप जो एक विक्टिम है उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से अदालत भी जो है वो जब उसमें भी अदालत में भी जब ये ट्रायल शुरू होता है वहाँ पे भी उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी ज़रूरी होती है। विक्टिम की आइडेंटिटी उस तरीके से केस के मैं एतबार से बात कर रहा हूँ कि वो छुपनी मुश्किल होती है, बट उसमें कुछ आप जिसको हम कहते हैं ना, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनको आप ज़रूर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ़ाइल बहुत सेंसिटिव फ़ाइल है तो आप अदालत में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस फ़ाइल को सील कर दिया जाए। ये जो मैटर है जिसको हम समझते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें आम तौर पे कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्राइवेसी को लेकर आप थोड़े परेशान हैं, तो देखिए इसमें स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रही हैं, और इस तरह के केसेस जो हैं वो स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाते हैं। तो वहाँ पे आम तौर पे ये देखा गया है कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, और इसमें एक और मैं समझता हूँ बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि किसी भी ऐसी चीज़ को माइंड में रख के आप कभी भी अपने केस को मत छोड़ें। अगर आपको फ़र्ज़ किया कि किसी चीज़ को आपके माइंड में है कि जी आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है जब आप एप्लीकेशन देंगे, ऑब्वियसली आप विक्टिम है तो आप एप्लीकेशन अपनी खुद दे रहे हैं, तो उसमें फिर होता ही है कि जब आप उसको रिपोर्ट करने में लेट करते हैं, आप अपने केस को फॉलोअप करने में लेट करते हैं, जब वो जो देर होती है उससे आपका अल्टीमेटली केस जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे मैंने अपनी सारी गुफ्तगू में बात की कि फौरी रिपोर्ट करें, केस को एंड तक आप फॉलो करें, और कभी भी किसी भी ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल मत हों। सर, हमने देखा है जो चीज़ अपलोड हो जाती है उससे फिर रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाती है। क्या हमारी अदालतें उसको भी रिकवर करवा देती हैं? देखिए, जो रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में सेक्शन 37 है, वो रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट की बात करता है। अब हमें इसमें ये बात देखनी चाहिए कि जो शख्स जिसके साथ ये क्राइम होता है तो उसकी जो पहली कोशिश होती है, जो उसकी पहली एक मैं समझता हूँ ख्वाहिश भी होती है, वो ये होती है कि केस में तो ऑब्वियसली चूँकि पहले इंक्वायरी होती है तो उसकी कोशिश होती है कि पहले उसका डाटा रिमूव हो जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल। तो उसमें चूँकि ये जो साइट्स होती हैं जिन पे ये जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, ये सारी की सारी फॉरेन एप्लीकेशंस हैं, दूसरे ममालिक से जो हैं, और बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो इनको ऑपरेट कर रही हैं, तो उसमें कुछ ड्यूरेशन या टाइम ज़रूर लग जाता है जो केसेस में हमने देखा। लेकिन अगेन बात यह है कि जब भी कोई शख्स जो है, मैं ये लोगों को अक्सर ये बात भी कहता होता हूँ कि ऐसा जो डाटा है वो मत तैयार करें। सही।
इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की ये है कि ऐसा डाटा मत तैयार करें। जब ऐसा डाटा तैयार होता है या ऐसा डाटा शेयर कर दिया जाता है या ऐसा डाटा मोबाइल फ़ोन में आपने रखा होता है या लोग ट्रस्ट में आके, रिलेशनशिप में आके उस डाटा को शेयर कर देते हैं, तो बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि या तो उस शख्स की तरफ से ब्लैकमेलिंग होती है उस रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने के बाद, या फिर वो डाटा अगर वो मोबाइल फ़ोन किसी, अगर फ़र्ज़ किया चोरी हो जाता है, किसी और शख्स के हाथ में चला जाता है या अनऑथराइज एक्सेस कर लिया जाता है उस मोबाइल फ़ोन तक, तो वो डाटा जो है वो बाहर आने का ख़तरा आ जाता है और या वो वायरल हो जाता है। तो इस तरीके से एक ही जो अवेयरनेस है, ना ही अपने इस्तेमाल शुदा फ़ोन जो हैं वो आप जाके मार्केट में बेचें, जो डाटा है ऑब्जेक्शनेबल, काबिल एतराज़, वो मत तैयार करें। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की कोई परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, तो ऐसा डाटा मत तैयार करें। सर सिर्फ डेटा अगर जिनसे तैयार हो गया तो वो किस तरह अपने डेटा को महफूज रख सकते हैं, कुछ इस हवाले से अगर आप टिप्स देना देखिए, चाहें। पहली बात तो ये है कि डाटा मत तैयार करें। दूसरी बात यह है कि जो डाटा तैयार होने वाली बात है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि यही आज की अवेयरनेस है। यहाँ पे इस किस्म के केसेस भी देखने को आए जहाँ पे एक्स हस्बैंड जो है वो एक्स वाइफ को ब्लैकमेल कर रहा है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड को कर रही है, एक्स हस्बैंड को कर रहा है। देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपको आज ये बताना होगा, अपनी सोसाइटी में लोगों को ये अवेयरनेस देनी होगी, स्पेशली यंगस्टर्स को देनी होगी कि ये तस्वीरें जो हैं ये कपड़ों में बनाएं। तस्वीरें जो हैं वो किसी शख्स के कहने पे, किसी के ट्रस्ट में आने के, उसके साथ मत शेयर करें। नॉर्मली देखा ये गया है कि सोशल मीडिया पे लोग स्ट्रेंजर्स के ऊपर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है जो स्ट्रेंजर बात कर रहा है वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है और हमें जो है ये जो हमें जो दुनिया दिखा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त दुनिया है। और आमतौर पर देखा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को एक फ़ेक अकाउंट तैयार करके, एक फ़ेक पिक्चर लगा के उनके साथ लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं और कितने साल रिलेशनशिप में रहते हैं, ये भी नहीं उनको पता होता कि दूसरे एंड पे जो शख्स है वो कौन है, वो लड़का है या वो लड़की है। और वो इतने साल उनको पैसे भी भेजते रहते हैं, उनके साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं, और जो ही जो है वो उनको पता चलता है कि दूसरे एंड पे जो शख्स है वो तो कोई ब्लैकमेलर निकल आया, तो फिर वो ब्लैकमेलिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। लोग उनके साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के नंबर शेयर कर लेते हैं, उनके नाम शेयर कर लेते हैं। देखिए ये वही बात है कि आप जो हैं एक, जैसे इस रूम में कोई शख्स आ जाए, कोई स्ट्रेंजर है, वो आपके साथ आके बैठ जाए और आप उसके साथ गुफ्तगू करना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल, तो आप कभी भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगे कि वो शख्स जो है, जो आपके साथ एक स्ट्रेंजर आके बात कर रहा है, आप उसके साथ कोई चीज़ जो है अपनी डिस्कस भी करें। लेकिन सोशल मीडिया पे ये देखा गया है कि लोग आम तौर पे स्ट्रेंजर्स के साथ गुफ्तगू में करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ अपना डाटा शेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर सर आपने मियाँ बीवी की मिसाल दे दी, उससे बढ़कर फिर क्या रिश्ता देखिए, हो सकता अब है? यही बात मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी अगर कोई डाटा चला जाता है तो फिर उसका क्या हल है। देखिए, जो शख्स जिसकी इज्जत करता है ना, वो उससे कभी भी ऐसा डाटा नहीं मंगवा सकता। बिल्कुल सही बात। और कोई भी दुनिया का ताल्लुक है ना, वो रिस्पेक्ट के बगैर नहीं कायम रह सकता। सही बात। तो ये सोच लेना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी से ऐसा डाटा मंगवा रहा है ना, तो वो उसको मिसयूज़ करने के बारे में भी कहीं ना कहीं सोच रखेगा। बिल्कुल। या ताल्लुक ख़त्म होने के बाद करेगा, या उस दौरान अगर वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देता है, पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है, तब स्टार्ट करेगा। और फिर होता ही है कि जो विक्टिमाइजेशन का जो एक अमल होता है वो बहुत लंबा चलना शुरू हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक बुनियादी तौर पे अवेयरनेस ये है कि देखिए, बात यह है कि ऐसा डाटा मत तैयार करें, ऐसे डाटा बिल्कुल भी किसी से शेयर मत करें। पहली बात है, जब आप तैयार ही नहीं करेंगे तो शेयर वाली तरफ बात ही नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मैं ये बात भी बताता चलूँ, बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं, अब मैं उनकी तरफ से उनको ये बात बताने की कोशिश करने लगा हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि जो वो काम करेंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे। ये याद रखिएगा, एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। जो शख्स भी कोई ऐसी हरकत करता है, चाहे वो फेक अकाउंट के थ्रू करता है, चाहे वो किसी को डिफेम करने के लिए करता है, वो एट द एंड ऑफ द डे पकड़ा जाता है। तो इसमें बस एक लोगों से गुजारिश है कि ये काम मत करें। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और ये भी सीखा होगा कि सोशल मीडिया में किन बातों की एहतियात की जाए। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।